हेलो। 8 नंबर में आना तो है। और कौन है अभी? हेलो। 8 नंबर स्टूडियो में आना भाई थोड़ा। अच्छा, तो कल्याण लंच कर रहा है। हम्म। अच्छा। 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 हम्म, ठीक।
केपी पे नहीं। इनकी दो जगह यहाँ पे डाले तो ये इनकी डाले वाला इंस्टॉल यहाँ कहाँ डाले थे? ये मॉडिफाई करके, सॉरी ऐड न्यू टारगेट करके, ये तो चल रहा है, इसको स्टॉप करना है तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं चल रहा है। इसमें डाले हाँ स्टॉप भी कर सकते हो, इसको स्टॉप कर दो, ये चालू नहीं हुआ है, स्टॉप करके फिर से करके देखो। ये यहाँ पे देखो, ये वाला है केपी वाला, केपी का ये हाँ चेक कर रहे हैं सर। ये कौन सा चैनल है? ये तो चल रहा है, ये अद्वैत वाला है। गुड, अब उसमें देखो ये अद्वैत वाला है ना, यहाँ पे जाओ, केपी वाला लिंक ये क्लिक करो, ये नहीं चालू हो रहा है। ये बनाने वाला था, दो तो तीन तीन चैनल वाला ना करके ना बहुत दिन हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। इसी की वजह से ना गाने सबके सेशन में भी ना 5 मिनट लेट कर दिया था मैं। प्रकाश से कॉल किए थे? सर को तो नहीं दी है। प्रकाश सर को बोलो ना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हेलो, हाँ सर, ये स्टूडियो नंबर 8 में 2 चैनल पे लाइव कर रहे हैं, जैसे केपी पे और अद्वैत पे, तो अद्वैत पे तो हो गया, केपी पे नहीं हो रहा है। हम ही लगाए थे सर सेशन, हम यहाँ पे स्टूडियो 8 से कर रहे हैं तो वो जा नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। कावेरी कावेरी बनाई थी। अच्छा। हम्म। अच्छा ठीक। इसमें ले लो, जो चल रहा है ये ना, तो 2 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले, जो कोरोना काल से एक बार 3-3 4-4 क्लास, मतलब यूट्यूब में ना लाइव चलता था, प्लस ऐप में भी चलता था, तो रात को 12 2 2 3 3 बजे तक बैठ के ना लाइव दिखाता था, वो भी ऑफलाइन क्लास में। ढाले सर इतना बड़ा बोर्ड में शूट करते थे, मैं कैमरा में बैठ बैठ के ना कैमरा मूव करना पड़ता कहते। अभी बहुत दिन हो गया ना इसको किए, अब ये कंटिन्यू थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो दिमाग में बैठता है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन है। अब ये वो सेशन जो बनाया है ना, उसी में गड़बड़। वो भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन उसका एक्सेस हमारे पास है, इसमें भी नहीं है। उसको फिर कॉल करूँगा, वो करूँगा, फिर वही ले देगा, फिर वो उन्हीं के पास जाएगा। हेलो, क्लास में अभी बात में लगे थे।
तो हेलो एवरीवन, आवाज वगैरह आ रही है आप लोगों को? एक बार चेक करिए। हेलो हेलो। ओके, कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण सेशन थोड़ा लेट हुआ है ना? तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात कर रहे थे, मैग्नेटिक सर्किट। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि ईएमएफ की जगह पे एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसका रिप्रेजेंटेशन एफ से कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे करंट की जगह पे फ्लक्स फाई नॉट फ्लो करता था, आई नॉट आई की जगह पे फ्लक्स फाई फ्लो करता है। एंड दिस इज रिलक्टेंस पार्ट। रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, है ना? तो रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप लोगों को मालूम है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। सिमिलरली यहाँ पे 1/म्यू लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। इतना तक हम लोगों ने देखा हुआ था, है ना? जहाँ पे फ्लक्स अगर लिखना है तो फ्लक्स फाई नॉट, जैसे कि आई अगर लिखना रहता तो v डिवाइडेड बाय r करते। सिमिलरली फाई लिखना है तो एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस कर सकते हैं। एमएमएफ को क्या लिखते हैं? n मल्टीप्लाइड विथ आई नॉट, है ना? n और i मिलके एमएमएफ बनाते हैं। n और i नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट मिलके एमएमएफ बनाता है। और रिलक्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया 1/म्यू। म्यू को हम लोग म्यू नॉट म्यू आर लिखते हैं, लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। तो ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला डेवलप होके आया। अब यहाँ पे फ्लक्स का एक्सप्रेशन डेवलप होके आया। अब फ्लक्स को लिखना है तो इसको सिंप्लीफाई मैनर में कैसे लिखा जा सकता है? म्यू नॉट म्यू आर ऊपर करके, म्यू नॉट म्यू आर एंड एन आई नॉट, है ना? और AC भी ऊपर चला गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कोर। ये हमारा फ्लक्स का एक्सप्रेशन बन के आया था, जो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था, है ना? लास्ट सेशन में इसको देखा था कि ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन बन के आ रहा है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद आगे बात करें इसमें, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि H is equals to, since we know that H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इज इक्वल टू NI/L होता है। NI/L लेंथ ऑफ द कोर, है ना? NI/L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर H को ऐसा लिखा जा सकता है तो फ्लक्स को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या? फ्लक्स फाई नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। अब H की जगह पे, सॉरी, NI/LC की जगह पे H लिखा जा सकता है ना, H टाइम्स AC, है ना? ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है फ्लक्स का। फिर इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता होता है, सिंस वी नो B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स H होता है, म्यू टाइम्स H होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स H, है ना? तो B की किसके म्यू नॉट म्यू आर H की जगह पे हम लोग B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स फाई नॉट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर H की वैल्यू कितनी होती है? B के बराबर होती है, तो B टाइम्स ऑफ AC होता है, B टाइम्स ऑफ AC। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फ्लक्स पासिंग फाई नॉट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रिलक्टेंस का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया। रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्टली लिखना है तो 1/म्यू लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। इसकी यूनिट किस में होती है? हेनरी पर मीटर में, तो 1/हेनरी पर मीटर और मल्टीप्लाइड विद मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल और हेनरी पर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब कि 1/हेनरी आ रहा है। तो इसकी यूनिट हेनरी इनवर्स होती है, इसकी यूनिट हेनरी इनवर्स होती है रिलक्टेंस की। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स में होती है। तो यहां तक हम लोगों ने इस सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में बात किया था।
अब आज हम लोग सिग्निफिकेंस समझने वाले हैं एयर गैप का, कि एयर गैप का किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या सिग्निफिकेंस होता है, नॉट ओनली इन ट्रांसफॉर्मर बट ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन लाइक डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सारी मशीन्स में एयर गैप का क्या सिग्निफिकेंस है। आज के सेशन में उसको कंक्लूड करेंगे हम लोग, है ना। तो एक सेकेंड ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कुछ इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट है। एक बार मैग्नेटिक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक। और यहाँ पे एयर गैप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दी, एयर गैप, और इस तरीके से इसको और इसको ऐसा ज्वाइन कर दी। अब यहाँ पे वाइंडिंग कुछ इस तरीके से प्रोवाइडेड है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, और ये सप्लाई से करंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा है ना। आई ये ड्रॉ कर रहा है, आई नॉट, नो लोड करंट, इन ऑर्डर टू क्रिएट फ्लक्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अगर करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स क्रिएट होगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो फ्लक्स बनता है, एज पर ऑस्टर्ड रूल, है ना। अब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाइए तो फ्लक्स स्ट्रांग होता चला जाएगा, और फ्लक्स को इंक्रीज करना है हम लोगों को विदाउट इंक्रीजिंग द करंट, कि करंट का मैग्नीट्यूड बिना बढ़ाए अगर फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना स्ट्रांग और स्ट्रेंथन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स फॉर्म हुई, इस फ्लक्स को हम लोग कह रहे हैं फाई नॉट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इस आई नॉट के कारण जो कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हुई उसको हम लोग कह रहे हैं फाई नॉट क्रिएट हुआ, ठीक है। और फिर आगे हम लोग बात करें इसके, तो ध्यान रखिएगा इस मैग्नेटिक सर्किट के लिए अगर यहाँ पे एयर गैप प्रोवाइड कर दिए ना, यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दी, एयर गैप, एयर गैप कितने डिस्टेंस में एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है, एयर गैप। तो एयर गैप प्रोवाइड करने की वजह से क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको, कि ये फ्लक्स यहाँ से फ्लो होके आ रही थी, और ये कोर कैसा लिया हुआ था हम लोग ने, फेरोमैग्नेटिक कोर है, फेरोमैग्नेटिक कोर। इसकी खास बात क्या होती है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब कि जितनी भी फ्लक्स है वो इजीली मटेरियल में से फ्लो करा पाएगी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एयर गैप प्रोवाइड कर देने की वजह से ओवरऑल फ्लक्स पाथ की परमियाबिलिटी या परमियंस, परमियंस क्या कहलाता है, सर्किट कंडीशन है ना, कि परमियाबिलिटी तो बहुत ज्यादा हाई है इस मटेरियल की, ग्रेटर देन 1 है। मतलब कि पाइप का बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किए थे वो परफेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किए हैं, लेकिन वाटर इजीली फ्लो कर पाएगा क्या, नहीं फ्लो कर पाएगा इजीली इस मैग्नेटिक पाथ में। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, एयर गैप है, पाइप आगे से मुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से एनालॉजी है ना। तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे एयर गैप है तो इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी ऑफ एयर गैप, अगर रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में बात करें तो 1 होती है ना। परमियाबिलिटी क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए 1 होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ग्रेटर देन 1 होती है। तो ओवरऑल फ्लक्स पाथ की परमियाबिलिटी, यहाँ पे एयर की जगह पे अगर आयरन रहता तो यहाँ की भी परमियाबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती, लेकिन अब ओवरऑल फ्लक्स पाथ की परमियाबिलिटी क्या हो गई है, रेड्यूस हो गई, बिकॉज ऑफ एयर गैप, because of air gap overall permeability of magnetic flux path क्या हो गया है, कम हो गया है, रेड्यूस हो गया है ना। परमियाबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो परमियाबिलिटी कम हो गई है तो रिलक्टेंस क्या हो गया, रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस
रिलक्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग देखते हैं ना, रिलक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/μ लेंथ ऑफ कोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ कम हो गई है, तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि रिलक्टेंस और परमिएबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। तो रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ क्या हो जाएगा, फ्लक्स पाथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। आई बात समझ में क्या, कि रिलक्टेंस और परमिएबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। अगर परमिएबिलिटी रेड्यूस करेगी तो रिलक्टेंस इंक्रीज करेगा, अगर परमिएबिलिटी हाई होगी तो रिलक्टेंस की वैल्यू लेस होगी, इनवर्स रिलेशन है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर गैप जैसे जैसे बढ़ाते जाए, और अगर इस मैग्नेटिक सर्किट का आप इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसा दिखेगा, तो हम लोग ड्रॉ करके देखें क्या, इस मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसा दिखेगा। तो ध्यान रखते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से ये एमएमएफ होगा, एमएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन है और करंट कितना जा रहा है, आई नॉट जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा है, फाई नॉट फ्लक्स फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ से मतलब कि यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ तक का रिलक्टेंस है ना, रिलक्टेंस ऑफ कोर कहलाएगा, प्लस यहाँ पे यहाँ का जो रिलक्टेंस रहेगा एयर गैप का, ये रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप कहलाएगा, रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की ओवरऑल रिलक्टेंस की वैल्यू सीरीज में है ना, ओवरऑल रिलक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल रिलक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये जो ड्रॉ किया है ये क्या है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है ना। ये जो डायग्राम ड्रॉ की है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक सर्किट, इसको हम लोग कह रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट। आई क्या बात समझ में। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। ये मैग्नेटिक सर्किट था, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ये है, जहां पे ओवरऑल रिलक्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की। तो अगर रिलक्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन्स लिखते हैं कि जैसे जैसे एयर गैप की वैल्यू बढ़ाते चले जाए, जैसे जैसे एयर गैप की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते चले जाए, वैसे वैसे रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर एयर गैप बढ़ता चला जाएगा तो ये ओवरऑल इसकी परमिएबिलिटी क्या है, 1, जो कि कम है ना, तो एयर बढ़ता चला जा रहा है तो पूरे के पूरे फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। अगर ये मटेरियल ना यूज करें, पूरा का पूरा एयर ही यूज करें हम लोग, तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, केवल 1 रहेगी, है ना। अगर सपोज करिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी 10,000 है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू यूनिटलेस होती है, तो ध्यान रखिएगा अगर इसकी वैल्यू 10,000 है तो अभी कितना है, पूरा का पूरा मटेरियल रहता तो 10,000 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती, लेकिन एयर इंट्रोड्यूस कर दिए तो क्या हो गया, परमिएबिलिटी कम हो गई, अब पूरा का पूरा अगर एयर ही यूज कर लेते, आयरन नहीं यूज करते, तो परमिएबिलिटी कितनी हो जाती, 1। मींस दैट कि एयर गैप की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे एयर गैप बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ का परमिएबिलिटी क्या होगी, कम होगी, रिलक्टेंस इंक्रीज होगा, तो रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्यों रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है,
तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं, रिलक्टेंस की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है बताइएगा। जैसे जैसे एयर गैप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी जो है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, ये कम होती जा रही है, इसकी वैल्यू रेड्यूस होती चली जा रही है। जैसे जैसे एयर गैप बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी कम हो रही है, रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस जो होता है परमिएबिलिटी के इनवर्स रिलेशन में होता है। रिलक्टेंस अगर लिखते हैं हम लोग तो वो इनवर्स रिलेशन में होता है परमिएबिलिटी के। परमिएबिलिटी अगर कम हो रही है तो रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और अगर रिलक्टेंस बढ़ता चला जाएगा, अगर रिलक्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, अगर रिलक्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो क्या ऑब्जर्व होगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा कि एमएमएफ एन मल्टीप्लाइड विद आई नॉट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है, एन मल्टीप्लाइड विद आई नॉट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। अगर रिलक्टेंस बढ़ रहा है, अगर रिलक्टेंस बढ़ रहा है, अगर रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। आपको कम फ्लक्स चाहिए क्या? नहीं, आपको तो कांस्टेंट फ्लक्स चाहिए ना, फ्लक्स कम नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर आगे हम लोग समझेंगे कि ट्रांसफार्मर जब डिस्कस करेंगे तो ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स का डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। नो लोड के कंडीशन में जितना फ्लक्स होता है उतना ही लोडेड कंडीशन में भी होता है। तो आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। तो अगर ट्रांसफार्मर में एयर गैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, फ्लक्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो अगर ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है तो ध्यान रखिए ट्रांसफार्मर को क्या करना पड़ेगा, इस आई नॉट की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये आई नॉट कैसे इंक्रीज होगा, ट्रांसफार्मर सोर्स से जो करंट ड्रॉ कर रहा था, ट्रांसफार्मर सोर्स से जो करंट ड्रॉ कर रहा था, ये ट्रांसफार्मर था, सोर्स से जो करंट ड्रॉ कर रहा था वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लक्स कांस्टेंट। अगर करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा ट्रांसफार्मर तो इस फ्लक्स की वैल्यू इसके इंक्रीमेंट के कारण जो कम हो गई थी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। आई बात समझ में क्या? रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होता है, तो कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर क्या करेगा, सप्लाई से, सोर्स से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा, इस नो लोड करंट है ना, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लक्स कांस्टेंट, इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लक्स, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लक्स कांस्टेंट। तो नो लोड करंट की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, so to maintain constant flux in machine or constant flux in magnetic core मशीन और ट्रांसफॉर्मर या फिर मशीन कह सकते हैं या मैग्नेटिक सर्किट कह सकते हैं, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक सर्किट will draw extra current from source or supply। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा करंट मशीन ड्रॉ करेगी या मैग्नेटिक सर्किट सोर्स से ड्रॉ करेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लक्स कांस्टेंट। मींस दैट नो लोड करंट की वैल्यू क्या हो रही है, नो लोड करंट की वैल्यू आई नॉट की वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड करंट, नो लोड नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट,
करंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से, आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, आई नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। फिर इसी में अगर हम लोग बात करें, अगर एयर गैप रेड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, अगर इफ एयर गैप रेड्यूस होगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस देखने के लिए मिलेगा। एयर गैप जब रेड्यूस होगा, मतलब कि एयर गैप था, अब एयर गैप रेड्यूस हो रहा है, मतलब एयर गैप को रिमूव करके मटेरियल फिल कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी वैसे वैसे इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एयर गैप कम हो रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। और रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रिलक्टेंस इनवर्स रिलेशन होता है परमिएबिलिटी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मींस दैट रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा, है ना। तो रिलक्टेंस अगर कम होगा तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस देखने के लिए मिलेगा, फ्लक्स फाई नॉट इज इक्वल टू एन आई नॉट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस की वैल्यू अगर घटेगी, रिलक्टेंस की वैल्यू अगर घटेगी तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। लेकिन फ्लक्स बढ़ना भी नहीं चाहिए, जितना मैग्नेटिक सर्किट को चाहिए उतना ही फ्लक्स होना चाहिए, फ्लक्स जरूरत से ज्यादा इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या करेगी इस सिचुएशन में, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक सर्किट जो करंट ड्रॉ कर रही थी सोर्स से, इस करंट को कम ड्रॉ करेगी, तो जिसके कारण इसकी वैल्यू जब कम हो जाएगी तो ये फ्लक्स फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जा सकता है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जा सकता है ना। तो रिलक्टेंस के घटने के कारण, बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ reluctance operating flux magnetic flux operating magnetic flux increases from its original value. So to maintain magnetic flux constant in core magnetic circuit reduces its exciting current और नो लोड करंट। आई क्या बात समझ में कि रिलक्टेंस जब रेड्यूस हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स को इंक्रीज भी नहीं होने देना है, तो फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो इसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जो सप्लाई से करंट ड्रॉ कर रहा था मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ से जो करंट ड्रॉ कर रहा था सोर्स से, सप्लाई से, उसकी वैल्यू को वो कम करेगा, जिसके कारण ऑपरेटिंग फ्लक्स फिर से कम हो पाएगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच पाएगी और फ्लक्स जो हो पाएगा वो कांस्टेंट हो पाएगा, है ना। को कुछ इस तरीके से। फिर आगे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग,
ये सारी चीजें आप लोग आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे अपने हैंड रिटन नोट्स में। तो इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को नोट करते जाना है, तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ सकते हैं हम लोग, सभी एग्जाम में आए हुए हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सेशन में रेस्पॉन्स जरूर करिएगा, और सेशन कंप्लीट होने के बाद जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं सेशन को, तो वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करिएगा, है ना, जिससे जो नए बच्चे देखें उनको पता चल पाए कि ये सेशन कितना बेनिफिशियल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन यूट्यूब में पूरा कोर्स, फुल कोर्स डिस्क्रिप्टिव मैनर में, मतलब पूरे के पूरे एलाबोरेटिव मैनर में कवर कराया जा रहा है। तो इस सेशन का इंपॉर्टेंस समझिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट का कंटेंट है ना। स्टूडेंट कम्युनिटी का हेल्प हो पाए, जो आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, तो उस हिसाब से हम लोग इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पेपर्स दे रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में इलेक्ट्रिकल मशीन तो पूछा ही जाएगा, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो एयर गैप रेड्यूस होगा, ये सारी चीजें स्टोरी हम लोगों को पता चल गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं, लेट्स से आगे डिस्कस करें अगर, तो ट्रांसफॉर्मर के टर्म्स में डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में किसी भी तरीके का कोई इंटेंशनल एयर गैप हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर में किसी भी तरीके का कोई इंटेंशनल एयर गैप नहीं प्रोवाइड करते हैं, जबकि और जो बची हुई मशीन्स हैं और जो बाकी मशीन्स हैं, जैसे कि सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, इन मशीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। क्यों? क्योंकि इनमें रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व रहता है। एक पार्ट इनका स्टेटर रहता है, दूसरा पार्ट रोटर रहता है ना। तो स्टेटर और रोटर इन बिटवीन एक पार्ट को स्टैटिक रहना है, दूसरे पार्ट को रोटेट करना है, जिसमें शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। तो एक स्टैटिक पार्ट है, दूसरा रोटेटिंग पार्ट है, तो इन दोनों के बीच गैप प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। इन दोनों को ज्वाइन करके रखा जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक पार्ट स्टेशनरी है, दूसरी रोटेटिंग है, उनके बीच में सम मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है हम लोगों को, तो एयर गैप देना पड़ता है उन मशीन्स में। जबकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नहीं होते हैं, इस वजह से ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का कोई इंटेंशनल एयर गैप नहीं प्रोवाइड करते हम, है ना। तो इस पॉइंट को नोट करते हैं हम लोग। कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन, या फिर इन ट्रांसफार्मर, we don't provide any intentional air gap. इंटेंशनल मतलब कि जानबूझ के कोई एयर गैप नहीं प्रोवाइड करते। वी डोंट प्रोवाइड एनी इंटेंशनल एयर गैप, बट in a rotating electrical machine, rotating machines,
we have to provide air gap intentionally because of two parts, stator and stator, because of two parts, stator and rotor. स्टेटर एंड रोटर दो पार्ट्स होते हैं, है ना। तो हम लोगों को इंटेंशनली एयर गैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एज so no load current value, नो लोड करंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको एक्साइटिंग करंट, एक्साइटिंग करंट वैल्यू इन ट्रांसफॉर्मर is least compared to all other rotating electrical machine. Because of no intentional air gap in transformer, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक सर्किट वगैरह जो ड्रॉ किए हैं वो ट्रांसफॉर्मर की तरह ही आप ट्रीट कर सकते हैं उनको। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में किसी भी तरीके का कोई इंटेंशनल एयर गैप नहीं प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो नो लोड करंट की वैल्यू, जब एयर गैप नहीं है इंटेंशनल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमिएबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, और रिलक्टेंस की वैल्यू लो होगी। तो नो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, जो कि सोर्स से सप्लाई से ड्रॉ करता है ट्रांसफॉर्मर, सबसे ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन से सबसे ज्यादा लीस्ट होगी ट्रांसफॉर्मर में। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं नो लोड करंट की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट, नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट इसको कहते हैं करंट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट के बराबर होती है ना, फुल लोड करंट के बराबर होती है। तो इस चीज को आप लोग हाईलाइट करके लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू क्या होती है, लीस्ट होती है कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन, जस्ट 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट, है ना। ये किस में होता है, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर। जबकि रोटेटिंग मशीन में कितना होता है, रोटेटिंग मशीन लाइक इंडक्शन मशीन में हम लोग बात करें तो इंडक्शन मशीन में नो लोड करंट आई नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 35 to 45% ऑफ फुल लोड करंट के बराबर होती है, फुल लोड करंट के बराबर होती है इन केस ऑफ
इंडक्शन मशीन, जो कि रोटेटिंग मशीन होता है। ठीक है, इसमें होता है रोटेटिंग मशीन, machine like induction मशीन इंडक्शन मशीन में कितनी होती है 35 to 45% ऑफ फुल लोड करंट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशनल एयर गैप वहां पे प्रोवाइड करते हैं। अब नो लोड करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसका क्या एडवांटेजेस देखने के लिए मिलेगा? जब करंट की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिड्यूस होगा। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉपर, जो आपने वाइंडिंग बनाने के लिए कॉपर वाइंडिंग यूज किया हुआ है, कि लेस करंट के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर क्या लगेगा? कम लगेगा, है ना। जबकि ज्यादा करंट अगर फ्लो करवाना है तो उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि वी नो दैट करंट डेंसिटी, करंट जैसे फ्लक्स डेंसिटी होती है वैसे करंट डेंसिटी होती है। डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, सिमिलरली करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर होता है, कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। आगे इसमें बात करें कि लेट से कि यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? J मल्टीप्लाइड विथ A, है ना। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी कांस्टेंट। अगर सपोज करिए इफ करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिख सकते हैं ना हम लोग। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिखा जा सकता है। मतलब कि जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या लगेगा? आपका ज्यादा। मतलब कि ये अगर थिकनेस ऑफ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है इतना मोटा, तो इसमें सपोज करिए 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाया जा सकता है। अब अगर 20 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगेगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर कंडक्टर ज्यादा लगेगा तो ओवरऑल वॉल्यूम भी जो कॉपर यूज करना है हम लोगों को वो भी तो ज्यादा लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पे मींस आपको कंक्लूड होता है कि करंट की वैल्यू ज्यादा मींस दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर कंडक्टर क्या लगेगा? ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ हाई नो लोड करंट, आई नॉट, है ना। नो लोड करंट इंक्रीज करेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर कंडक्टर ज्यादा लगेगा। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंक्लूड कर सकते। तो ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट की वैल्यू क्या होती है? लीस्ट होती है कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज ऑफ लेस एयर गैप, अब ध्यान रखिएगा ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये क्या है? ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। आप अगर अपने रोड पे निकलते हैं, कॉलोनी के रोड पे निकलेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल मशीन है ये। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह जो अप टू 12th लेवल रहता था वो क्या रहता था? वो आपका फिक्स रहता था, मतलब कि जो चीजें पढ़ लिए वो हमेशा ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? मशीन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह पे रॉन्ग भी हो सकता है वो कॉन्सेप्ट, है ना। कैसे कैसे अगर हम लोग लाइव एग्जांपल लें इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योरिटी के साथ मशीन आप समझ सकते हैं, है ना।
तो किस तरीके की मैच्योरिटी, अगर हम लोग बात करें नो लोड करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? अगर कम होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर कंडक्टर कम लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या लगेगा, कम लगेगा, मशीन ज्यादा इकोनॉमिकल होगी, है ना? यही हमारा एम होता है, मशीन को ज्यादा इकोनॉमिकल बनाना। मतलब इकोनॉमिकल बनाना का क्या मतलब हुआ कि लो से लो कॉस्ट पे कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराना। कि अगर आप सपोज करिए आपके घर में फैन की नीड है, आप फैन लेने मार्केट जाएंगे, तो जो शॉपकीपर प्रोवाइड करेगा, सपोज करिए 50,000 की एक फैन दे दिया आप, तो आप 50,000 वाला लेंगे कि आप जो नॉर्मली 2,500-3,000 रुपए 5,000 में आ जाता है वो फैन लेंगे? तो आप जनरल पर्पस क्या होता है, 2,500-3,000 5,000 वाला, है ना? 50,000 के भी फैंस होते हैं, फैंसी फैंस होते हैं, मींस दैट जो बड़े अमीर लोग हैं वो सब यूज करते हैं, सोबर रहता है वहां पे, है ना? लेकिन काम क्या रहता है, वही फैन हवा प्रोवाइड करना आपको। तो 2,500-3,000 5,000 वाला फैन लेने जाएंगे आप, तो इकोनॉमिकल होगा जो, है ना? तो लो से लो कॉस्ट पे मशीन बनाना हमारा एम है। तो देयर फॉर वी चूज कि हम लोग नो लोड करंट की वैल्यू कम से कम डिजायर्ड रखते हैं। नो लोड करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए, कम से कम, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि एयर गैप कम होगा तब नो लोड करंट की वैल्यू कम होगी। अगर एयर गैप जिस मशीन में ज्यादा है वहां पे नो लोड करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, नो लोड करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एयर गैप कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? अभी तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या कहती है? एयर गैप इलेक्ट्रिकल मशीन का कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जितना मिनिमम से मिनिमम एयर गैप होगा उतना नो लोड करंट का रिक्वायरमेंट कम होगा, नो लोड करंट का रिक्वायरमेंट कम होगा, है ना? तो यहाँ से एक लर्निंग हम लोगों को मिल रहा है, नो लोड करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मींस दैट एयर गैप की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब एयर गैप ज्यादा होना भी एडवांटेजियस है ना? कोई आपसे पूछे कि एयर गैप कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, तो एग्जाम में तो हम लोगों को यही टिक करना है कि एयर गैप मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि नो लोड करंट ऑफ द एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, ये केवल ट्रांसफार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन लाइक डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, सभी के रेस्पेक्ट से कॉमन कंक्लूजन आपको मिल रहा है कि जिस मशीन में एयर गैप ज्यादा वहां पे नो लोड करंट ज्यादा, जिस मशीन में एयर गैप की वैल्यू कम उस मशीन में नो लोड करंट की वैल्यू कम, है ना? अब अगर कोई आपसे पूछता है एयर गैप कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा होना भी एडवांटेजेस, एग्जाम में क्या लिखना है वो आपको पता चल गया, है ना? लेकिन अगर इंटरव्यूज में आप बैठे हैं और अगर इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके से छेड़ रहा है आपको कि एयर गैप ज्यादा क्यों नहीं प्रीफर करेंगे हम लोग, ज्यादा होना भी एडवांटेजेस हो सकता, वहां पे आपको खेलना आना चाहिए। यस सर, यू आर सेइंग राइट, एयर गैप ज्यादा होना भी एडवांटेजियस है। कैसे? कि सपोज करिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए, है ना, और ट्रेन गांव वाले एरिया से पास हो रही है, अगल बगल पूरा का पूरा खेत है, इस तरफ भी खेत है उस तरफ भी खेत है, बीच से ट्रेन पास हो रही है, तो जो नॉइज सुनाई देगा कानों में, जो आपके आवाज सुनाई देगा वो कम सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सराउंडिंग है, एयर गैप ज्यादा है। आई बात समझ में? तो नॉइज क्या होगा, कम होगा। जबकि वही ट्रेन, सेम इलेक्ट्रिकल मशीन, सेम आपकी जो वैगन है या ट्रेन है, वो अगर टनल से पास हो रही है, पहाड़ी एरिया में टनल से पास हो रही है, पहाड़ के अंदर से रास्ता गया वहां से पास हो रही है, तो वहां पे नॉइस क्या होगा, आपको ज्यादा सुनाई देखने के लिए मिलता है। अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं और अंडरग्राउंड टनल से होके जाते हैं, तो वहां पे हॉर्न वगैरह करिए, तो क्या होगा, अंडर ब्रिज से पास हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा लाउडली सुनाई देता है हम लोगों को। जबकि ओपन सराउंडिंग में अगर आप हॉर्न दबा रहे हैं तो वहां पे उतना ज्यादा नहीं सुनाई देता है ना? तो नॉइस कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे टनल है, टनल से अगर ट्रेन पास हो रही है। सेम अगर स्टेटर और रोटर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा, एयर गैप ज्यादा होगा, तो नॉइस क्या होगा उस मशीन का, कम होगा। लेकिन अगर एयर गैप कम होगा तो नॉइस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना? तो नॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से एयर गैप ज्यादा होना एडवांटेजियस है, नॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मशीन कितना ज्यादा हीट अप हो रही। अगर एयर गैप ज्यादा होगा तो अपने हीट को एटमॉस्फेयर में इजीली रिलीज कर पाएगा मशीन, जबकि एयर गैप कम होगा
तो हीट को, जो हीट आपकी मशीन के चलने के कारण हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसको एटमॉस्फेयर में इजीली रिलीज नहीं कर पाएगा। वो हीट बढ़ती जाएगी, हो सकता है कंडक्टर मेल्ट कर जाए उस हीट के कारण, है ना। तो नॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एयर गैप ज्यादा होना एडवांटेजियस है, जबकि नो लोड करंट पॉइंट ऑफ व्यू से एयर गैप मिनिमम से मिनिमम होना एडवांटेजियस है। तो मेनली हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं। एयर गैप मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं हम लोग इन ऑर्डर टू रिड्यूस नो लोड करंट ऑफ द मशीन। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में। तो चलिए हम लोग फिर यहीं पे आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे और ब्यूटीफुल डिस्कशन करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के इस कोर्स में फुल कोर्स है, अटेंड करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो उतने सीरियस के साथ आप नोट्स बनाइए और सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को अटेंड करने के बाद किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कंटेंट कहीं पे भी डिलीवर नहीं किया जाएगा, किसी भी पेड क्लासेस में या फिर किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में अगेन मिलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स के साथ, और वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।